आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 8 में हमने अभी 4-5 सवाल किए हैं और उन 4-5 सवालों में हमने देखा है कि अनुपात के बारे में प्रश्न हल किए हैं, प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिशत दे रखा है तो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया है। आज हम लेंगे सवाल नंबर 5। 5वां सवाल कह रहा है हमारा कि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद चमेली के पास जो धन था अपने धन का 75% खर्च करती है। अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं। 600 रुपये बचाती है या बचते हैं प्रश्न कह रहा है कि उसके पास कुल कितना धन था। उसके पास कुल में कितना धन था, तो उसके पास शुरू में कितना धन था। शुरू में कितना धन था, कितना धन था, ये प्रश्न है हमारा। कितना धन था, तो 75% खर्च कर रही है। प्रतिशत का मतलब 100 में से कितना खर्च कर रही है, 75 कर रही है। तो बचा कितना, तो यहां लिखेंगे कि कुल खर्च प्रश्न में जो दे रखा है लिखे कुल खर्च 75%। धन का कुल खर्च 75%। शेष कितना बचा, शेष हो गया 100 माइनस 75 बराबर 25%। अर्थात वो 25% धन बचाती है और 75% वो खर्च कर रही है। तो ये 25% जो धन बच रहा है वो कितने रुपए के बराबर है, 600 रुपये के बराबर। तो कुल धन कितना था, ये प्रश्न पूछा है। तो ये लिखेंगे माना चमेली के पास कुल या शुरू में कुल x रुपये थे। ठीक है, x का 75% बचाती है। x का 25%, 75% खर्च कर देती है। x का 25%, x का 25% खर्च करती है और 25% खर्च करती है तो राशि है हमारी 600 रुपये। x का 25% बराबर 600 रुपये बचाती है। वो 25% बराबर 600 रुपये। तो x का 25%, x गुणा 25/100 बराबर 600 रुपये। अब इसको हल कर लेंगे तो x गुणा 25 बराबर 600 गुणा 100, ये तिरछे गुणा हो जाएंगे। इसके बाद में x बराबर 600 गुणा 100/25, ये कट जाएंगे आपस में। 25 कम 25 कटने का तो भाग लेना, 25 चौक 100, ये हो गया 6 चौक 2400 रुपये। तो उसके पास x से कुल उसके चमेली के पास ये लिखेंगे, अतः चमेली के पास शुरू में
2400 रुपये थे, 2400 रुपये थे। प्रश्न पूछे कि शुरू में कितने रुपए थे? 2400। कितने रुपए बचाती है? 600। प्रश्न ये पूछ सकता है कि वह 75% खर्च करती है, तो बताइए कितने रुपए खर्च किए? तो हम 2400 का 75% निकालेंगे, या यहाँ 600 रुपए बचाती है वो 25% के बराबर, तो कुल धन होंगे 2400 का 75% हम निकाल लेंगे। तो 2400 का 75% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1800 रुपये। तो ये हमारा पहला प्रश्न है जो पूछा कि उस बार कुल कितना धन था, तो हम लिखेंगे 2400 रुपये था। इस प्रकार कुल खर्चे 75, शेष 25% बच गया, 25% बराबर 600 रुपए हैं, तो 100 बराबर कितने होंगे? तो ये हमने x के मान करके और इस प्रश्न को हल किया, 2400 रुपए होंगे। प्रश्न नंबर अगला छठा सवाल देखिए, इसमें भी इसी प्रकार के 2-3 सवाल हैं। इसमें जो प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ें और उसके बाद में हल करें। किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट जो खेल है, ये खेल जो पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं बराबर 30%। फिर क्या है? शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। अब ये हमारी संख्या नहीं रखी है, अभी हम याद करेंगे। प्रश्न कह रहा है कुल व्यक्ति 50 लाख हैं। शहर की जो आबादी है, जो खेल देख रहे हैं, कुल व्यक्ति 50 लाख है, 50 लाख है। तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कह रहा है। तो सबसे पहले पूछा है कि अन्य खेलों में भाग लेने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में भी किया था कि इतने रुपए के खर्च कर दिए 75 और 25% वो बचाता है, कैसे निकाला? वैसे ही अन्य खेल, तो यहाँ अन्य खेल लिखेंगे, अन्य खेल का हम निकाल देंगे कि अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति 100% होगा। 100 में से 60 क्रिकेट पसंद करते हैं, 30 फुटबॉल करते हैं, से जो बच गया वो अन्य खेल पसंद करते हैं। तो 100 माइनस इसमें 60 प्लस 30 जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे। 60 और 30 को जोड़ के 100 में से घटा देंगे तो ये हो गया 10%। तो अन्य खेल खेलने वाले बालों, अन्य खेल देखने वाले व्यक्तियों की संख्या है 10%। अब प्रश्न क्या है कि कोई व्यक्ति 50 लाख है, तो इन तीनों क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले और तीसरा अन्य खेल खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि ये जो अन्य खेल हैं ये कितने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। तो पहला क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति 60 को 50 लाख का 60% निकालेंगे। क्या करना है इस सवाल में? 50 लाख का 60% हम निकालेंगे। तो इसको एक ही नियम द्वारा भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे पहला क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, पसंद करने वाले
व्यक्ति, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति। तो क्रिकेट पसंद करने वाले 60%, 50 लाख का 60% 50 लाख का 60% निकाल देंगे तो यहां हो जाएगा 50 लाख गुणा 60/100। ये लिख सकते हैं कि 100 में से क्रिकेट देखने वाले 60, यहां इस प्रकार कर सकते हैं क्योंकि 100 में से क्रिकेट देखने वाले 60 व्यक्ति, तो 1 में से होगा 60/100, इसलिए 50 लाख में से होगा इंटू 50 लाख। इस प्रकार में हम प्रश्न को हल कर सकते हैं कि 100 में से 60 देखते हैं तो 1 में से 60/100 होगा, इसलिए 50 लाख में से होंगे। इनको हल कर देंगे हम, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 2 0 का मतलब 100 का भाग लेना, 1 0 का मतलब 10 का भाग लेना। तो हमने 100 का भाग ले दिया, 2 0 कम हो गई। अब हम इसको हल कर देंगे तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 6 5 30, ये हो गया 30 लाख व्यक्ति। 30 लाख व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। दूसरा है फुटबॉल वाले व्यक्ति, जो फुटबॉल पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, पसंद करने वाले व्यक्ति, फुटबॉल है 30%, तो यहां का 50 लाख का 30%, 50 लाख का 30%, तो 50 लाख का 30% हम निकाल देंगे तो ये हो गया 50 लाख गुणा 30/100। ये मैंने कल लिखाया था कि यदि प्रतिशत से हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हम 100 का भाग देंगे। काटा हमने इसको 0 0 0 0 और 5 3 15 और वही 5 0 2 3 4 5, 15 लाख व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं। और तीसरा है इसमें अन्य खेल पसंद करने वाले, खेल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं हमारे 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10%, तो 50 लाख का 10% हम निकाल देंगे। 50 लाख इंटू 10/100, 1 2 1 2, वही 5 के आगे 5 लिख देंगे और 5 के आगे 5 बिंदु लगा देंगे। ये हो गया 5 लाख व्यक्ति। तो हमने अलग अलग निकाल दिया कि प्रश्न कह रहा है फुटबॉल क्रिकेट पसंद करने वाले आगे हमारे 30 लाख व्यक्ति, 30 लाख नीचे लिख देंगे आता है फुटबॉल खेलने वाले 30 लाख व्यक्ति, ये क्रिकेट पसंद करने वाले 30 लाख व्यक्ति, नीचे आते वाले पंक्ति में लिख देंगे फुटबॉल खेलने वाले 15 लाख व्यक्ति और अन्य खेल खेलने वाले हैं 5 लाख व्यक्ति। इस प्रकार 50 लाख है जो खेल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं उनका विभाजन किया हमने प्रतिशत के आधार पर। 50 लाख का 60% निकाला, 50 लाख का 30% निकाला और 50 लाख का 10% निकाला। इस प्रकार हमने विभिन्न खेलों में पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की है। अब आगे जो प्रश्नावली है उसमें बिंदुओं में दे रखा है जो 6.2 आएगी, उसमें एक बट्टे के बारे में, बट्टे के साथ साथ वेट के बारे में, जीएसटी के बारे में, वृद्धि अवृद्धि भी प्लस में हो सकती है माइनस
कमी के भी आ जाते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं बट्टे के बारे में पढ़ेंगे। बट्टा, बट्टे को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्काउंट। कई बार उत्सव त्योहारों पर ऑफर दिए जाते हैं कि भाई आपने ये सामान खरीदी आपको इतना % छूट मिलेगी। बट्टा यानी छूट। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर छूट मिलती है। जो भी उस पे कोई भी सामान है उसके पर मूल्य लिखा होगा उसी पर आपको रिबेट डिस्काउंट मिलेगी। तो ऐसा अंकित मूल्य पर निकालेंगे। यदि राशि निकालनी है तो हम लिखेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बराबर हमारा आएगा बट्टा छूट। ये हमारे इसमें राशि आ जाएगी। ये हो गया बट्टा या छूट। यदि हमें प्रतिशत बट्टा निकालना है तो अंकित मूल्य पर निकलेगा। तो बट्टे का प्रतिशत निकालना है, बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत निकालना है हमें। तो छूट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू 100। अब देखिए बट्टा निकालना है तो इस प्रकार हमने सवाल किया। जैसे कोई चीज हमने 800 रुपए में खरीदी तो किसी वस्तु का मूल्य, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है 800 रुपए और बाजार में हमें 600 रुपए में मिल रही है, दुकानदार उसको 600 रुपए में बेच रहा है। विक्रय मूल्य 600 रुपए। तो छूट कितनी हुई हमारी? छूट होगी हमारी 200 रुपए। 800 रुपए अंकित था किसी वस्तु पर, 600 रुपए में दुकानदार उसको बेच रहा है तो छूट 200 रुपये दे रहा है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत छूट दी उसने। तो छूट है हमारे 200 रुपए, अंकित मूल्य है 800 रुपये इंटू 100, प्रतिशत बटाया है 100 पर कितना। तो ये 10 10 10 10 2 एका 2 और ये 4 और ये 25। तो ये हो गया 25% छूट दे रहा है। कई बार आता है कि अंकित मूल्य 800 रुपए है और वो 25% छूट दे रहे हैं तो 800 का 25% हम निकाल लेंगे तो वही प्रश्न आएगा। तो हमेशा बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ऐसे ही इसमें लाभ हानि भी आएंगे। लाभ हानि में भी लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। लाभ हानि पर जो भी हम याद करेंगे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अब क्रय मूल्य भी एक तो होता है खरीदा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य जिसको कहते हैं खरीदा हुआ मूल्य। एक तो जितने में खरीदा उतने में घर में आकर के हमारे सामान गिरा। जैसे कोई 600 रुपए कोई सामान खरीदा और 600 में ही हमारे घर में आ गया तो वो 600 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन कई बार खरीदते समय हमें अन्य खर्चे भी करने पड़ते हैं। लाने का खर्चा है या उसको रिपेयर कराने का खर्चा है, मरम्मत जिसको कहते हैं, तो वो उस समय खरीदे हुए मूल्य में जुड़े जाएंगे तो उसको कहते हैं ऊपरी मूल्य। खरीदने के बाद हमने जो भी लगाया खर्चा वह ऊपरी मूल्य कहलाता है और उस ऊपरी मूल्य को हम क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है हमारा वास्तविक खर्चा। इसलिए जब एक वस्तु खरीदी जाती है तो खरीदते समय या बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त धन खर्च किया जाता है, उसे
क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है और वो ऊपरी मूल्य कहलाता है। तो इस प्रकार ऊपरी मूल्य क्रय मूल्य में जोड़ देंगे और उसके आधार पर ही हम लाभ हानि की गणना करेंगे। फिर है वृद्धि दर कम, हास्य इसमें है वृद्धि प्रतिशत, हास्य प्रतिशत, हास्य का मतलब कमी। जैसे इस साल कोई चीज 5,000 रुपए में थी और अब 5,500 की हो गई, तो इसका मतलब दर जो हमारे है रेट है वो बढ़ गई है। या कोई दुकानदार 5,000 में कोई सामान खरीदता है और उस पर 10% लाभ लेना चाहता है तो वो इसमें जोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार मांग अधिक हो जाती है, वस्तु कम होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। कई बार विपरीत हो जाता है कि खरीदने वाले कम हैं, माल ज्यादा है तो भाव कम हो जाते हैं, तो दुकानदार अधिक बेचने के लिए उसमें कुछ कमी कर देता है, जो अपना प्रॉफिट है उसमें से कम करके और वस्तु को अधिक से अधिक बेचने के लिए वह मूल्य घटा देता है। तो ऐसी स्थिति में वृद्धि अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे हमारे देश में प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या की गणना होती है, हर 10 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में जब जनगणना होती है तो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती हुई आती है, तो यह हो गया वृद्धि दर। लेकिन सरकार कई बार ऐसे उपाय करती है जिसके कारण जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा देती है या अन्य कोई सुविधाएं प्रदान करती है, तो जनसंख्या में कमी भी आ जाती है। या कोई भी भूकंप, प्रलय या कोई आपदा आ जाती है तब भी जनसंख्या किसी स्थान विशेष की कम हो जाती है, तो वहां वृद्धि दर ह्रास में या कमी में आएगी। तो वो भी हमारे जो पूरे जिसको कहते हैं संख्या है, जनसंख्या है, उसके आधार पर ही हम निकालेंगे कि पहले इतने थे, अब उसके आधार पर इतनी कम हुई या इतनी ज्यादा हुई। तो वो भी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। 8.1 पूरी हो चुकी है, इसको कॉपी में करेंगे। 4 फरवरी से परीक्षा है, आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और परीक्षा में सम्मिलित हो। 8वीं प्रश्नावली तक परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे, उसकी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।